गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकती है? बताइए। साधारण विधेयक है, धन विधेयक की बात नहीं हो रही है। धन विधेयक होता तो 14 दिन तक रोक सकती थी। ये साधारण विधेयक है तो कितने दिन तक रोक सकती है? 4 महीने तक। तो संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से अलग यदि कोई साधारण विधेयक है तो विधान परिषद पहली बार उसे 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पूरा स्थापित किए जाने के बाद 1 माह तक, कुल हो गया 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, टोटल 4 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद के पास 14 दिन की शक्ति है। 14 दिन के भीतर या तो अनुमति दे दे या फिर बिना अनुमति के जो है लौटाना पड़ेगा विधानसभा को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने से पहले खुल जाए तो क्या होगा? क्या होगा यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने से पहले खुल जाए? तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो देखिए, राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य जो है वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत होने से पहले खुल जाता है तो वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र देना होगा। आधिकारिक को गोपनीय अधिनियम 1923 में दंड का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? बताइए। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद है। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल में होती है। उच्च सदन कौन सा है सेंट्रल में? संसद का। लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा उच्च सदन है और हाँ, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और जो लोकसभा है वो निम्न सदन है। याद रखना इस चीज़ को। तो संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या फिर द्विसदनीय होगी। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद का सभापति को निर्देशित करता है, सभापति के नाम को निर्देशित करता है। देखिए, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। विधान परिषद हमेशा छोटी होती है विधान परिषद से, और किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित नहीं करता, अपने में से चुनते हैं ना वो। तो दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। विधानसभा की बात हो रही है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन जो है वो विधान परिषद करती है। ठीक है, मतलब खुद अपने में से चुनते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, यानी राज्य विधानसभा। डी। तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है, जैसे कि केंद्र में संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत होता है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं? पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है, यानी गवर्नर के द्वारा। ठीक है, सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य करने के विशेष अनुभव,
प्रशासनिक प्रतिष्ठा, वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत नहीं होता है। दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करनी है, केंद्र की करनी होती संसद, राज्य की करनी है तो राज्य का विधानमंडल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत उपबंध किया गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। अगर पेंशन की बात हो तो पेंशन जाती है भारत की समेकित निधि से। तो संविधान के अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की समेकित निधि या संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112(3) घ के तहत इनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद होगा तो ओनली सुप्रीम कोर्ट। राज्यों के बीच परस्पर विवाद होगा, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड वर्सेस उत्तर प्रदेश की सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। संविधान का उल्लंघन, ठीक है, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण करना सुप्रीम कोर्ट आएगा आगे। मूल अधिकारों का संरक्षण करना अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों, तो यही उत्तर हो जाएगा सी। तो मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा दोनों किया जाता है। आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 के तहत हाई कोर्ट। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस, मेंडमस प्रोहिबिशन या फिर क्वो वारंटो, उसको कहते हैं मेंडमस। मेंडमस मतलब परमादेश बोलते हैं हिंदी में। तो मेंडमस परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। क्या मतलब है मेंडमस का? क्या आशय है? हम आदेश देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? किसी राज्य के हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी होता है, उसके पास निरीक्षण का क्षेत्राधिकार भी होता है, उसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है, उसके पास परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो याद है आपको, आर्टिकल 143। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधित क्षेत्र अधिकार जो है वो 143 के तहत मात्र सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। प्रश्न में दिए गए क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालय के भी हैं, ठीक है, बाकी और संघ तथा वो हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, दोनों के। लेकिन जो ये जो क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, वो केवल सुप्रीम कोर्ट का है। संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच विवाद के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास है। 226 आर्टिकल, ठीक है। 32, 226 दोनों है, लेकिन जो 226 का अधिकार क्षेत्र है ना वो ज़्यादा बड़ा है 32 से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है लंबे समय से, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए, अब वो छोटे न्यायालय में लंबित होगी तभी तो बड़ा न्यायालय उसको फटकार मारेगा। तो कौन सी है ये है प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिशन। तो प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दिशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है, ठीक है, ये होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? देखिए रहा इंडिया का मैप, यहाँ है अंडमान निकोबार, ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल हो गया, ये नीचे निकोबार है, तो ये कलकत्ता के पास जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल वाला। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्त स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी ना हो तथा निश्चित अंतराल पर उसका पुनरावलोकन और समायोजन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वो किससे संबंधित है, बताइए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से नहीं है, लोकसभा के विघटन से भी नहीं है, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से भी नहीं है, फिर किससे है? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है, डी। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्र हित में किसी विषय पर राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित किसी प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर कानून बना सकती है, ठीक है, आर्टिकल 249। तो इंडियन पॉलिटी के ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। थोड़ा तीव्र गति से चले हैं, ठीक है, किसी को तेज़ लग रहा है तो वो यूट्यूब के प्लेबैक स्पीड को कम करके इसको जो है या पॉज मार के इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकता है। धन्यवाद।